नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन 8th की पॉलिटिकल साइंस के बारे में बातचीत कर रहे थे और पहले पार्ट का आज अपना तीसरा वीडियो है। यानी आज आपका जो पहला पार्ट है जिसका नाम है भारतीय संविधान, इसकी आज तीसरी क्लास है। इससे पहले की दो क्लासें जो है वो आपको लक्स क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लक्स क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में आप उसके प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी क्लासों का लिंक। वहाँ आपको ढूंढनी है आपके 8वीं क्लास की प्लेलिस्ट, तो वहाँ मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर के आराम से देख सकते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछ लेना। और आज अपन जहाँ लास्ट छोड़ा था टॉपिक, वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ एंड किया था कल की क्लास में? तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने मोबाइल को लैंडस्केप कर लीजिएगा। लैंडस्केप करने के बाद में आप क्या करें, मोबाइल को जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद में आपको करना क्या है, आपकी जो वॉइस है, जो आवाज़ बोलते हैं, उसको भी आप बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सुनाई दे। ठीक है, मैं क्लास कर लेता हूँ शुरू। बिल्कुल आवाज़ वगैरह क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसको कर दे हाइड, इसको कर देते हैं पास में और थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। हम्म। ओके, यहाँ हो गया था। अभी यहाँ से अपने को आगे पढ़ना था, ठीक है। मौलिक अधिकार संख्या 4, ऊपर सारी चीज़ें देख ली थी। विधायिका, कार्यपालिका, ये चीज़ें मैंने आपको समझाती थी। शक्तियों का बंटवारा, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। आज अपन देखेंगे मौलिक अधिकार। देखो मौलिक अधिकार शुरू करें। ओके, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतर आत्मा भी कहलाता है। जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, हमारा भारत का जो संविधान है उसके अंदर कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए। ये साइड के अंदर पट्टी दे रखी है, इसके अंदर है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जो भारत के जो मौलिक अधिकार है, इसके अंदर जो भारतीय संविधान है उसकी अंतर आत्मा कहा जाता है। यानी जो पूरा भारत का संविधान है, उस पूरे संविधान का जो सार है वो मौलिक अधिकारों में मिल जाता है। इसलिए मौलिक अधिकारों को अंतरात्मा कहा जाता है। देखो, औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया। देखो, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था कब शुरू हुई थी? अगर आपने हिस्ट्री का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो वहां मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था है वो 1773 में शुरू होती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और उससे शुरू होकर के अंतिम खत्म होती है 1947 में। और 1947 में अपने भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय, सॉरी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल तक जो भारत की प्रक्रिया थी वो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी, जो कि अपने हिस्ट्री के शायद दूसरे चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देखा था। आगे देखो, तो इन औपनिवेशिक शासन व्यवस्था ने क्या किया, भारत शासन, औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरकुंस इस्तेमाल से बचाते हैं। और इस तरह के संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। देखो, जो मौलिक अधिकार है वो किसी भी राज्य या फिर राज्य के नागरिकों का जो मनमाना तरीका होता है ना, उसको बचाने के लिए मनमाने तरीके। अब मैं मनमानी नहीं कर सकता, यहाँ मेरे को कुछ अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों में मुझे कुछ पाबंदियां दी गई है कि आप मनमानी नहीं कर सकते। तो उन जो मनमाने तरीके होते हैं उनके ऊपर निरकुंस, निरकुंस का मतलब होता है दबाव। निरकुंस का मतलब क्या होता है? दबाव लगाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उसे कहा जाता है मौलिक अधिकार। ठीक है, जैसे कि आप आगे देखो, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हरेक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा, यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो
जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब देखो, भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने मौलिक अधिकारों को लेकर के दो तरीके दिए। पहला कि भाई ये जो मौलिक अधिकार है वो हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो वो उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अगर इनसे वंचित हुआ है तो वो अपनी दावेदारी कर सकता है। और दूसरा ये कि इसके अंदर उन अधिकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए कि जो कानून बनाने वाली संस्था है उनको भी ये बाध्यकारी करे। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कानून बनाने वाला व्यक्ति हूं तो मैं मतलब दादागिरी कर सकता हूं, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। इसके प्रावधान भी इनके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो मौलिक मौलिक अधिकारों को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि इनके दोहरे उद्देश्य हैं, यानी दो उद्देश्य हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो ये आप इसके अंदर देख सकते हो। पहला कि प्रत्येक व्यक्ति इसकी दावेदारी कर सकता है। दूसरा कि जो कानून बनाने वाली संस्था है या जो इसके लिए जो कार्य करने वाली बॉडी है वो एक प्रकार से बाध्यकारी होगी। ठीक है, मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी प्रावधान है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। ठीक है, तो ये हो गया। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो देख रहे हैं। यदि 13 साल का बच्चा पहले अपन मौलिक अधिकार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ओके, आपको दिख रहा होगा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के कुछ अधिकार। सबसे पहले है समानता का अधिकार। भारत का मौलिक अधिकार नंबर 1 जिसका नाम है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। कानून की नज़र के अंदर सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया। देखो, समानता का अधिकार का मतलब है कि भारत के लिए या जो भारत में रहने वाले व्यक्ति है उनके लिए कानून की नजर में सब बराबर है। अमीर गरीब इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अब हालांकि इस तरह की स्थितियां हो जाती है कि अमीर और गरीब में गरीब को दबा दिया जाता है और अमीर है वो निकल लेता है। तो ऐसी स्थिति क्यों होती है कि अपने को उन अधिकारों का नॉलेज नहीं है। जब तक आपके पास चीजों की जानकारी नहीं होगी, आपके पास अधिकारों का नॉलेज नहीं होगा, तो आपको वहां दबा दिया जाएगा। ये साफ एंड स्पष्ट शब्दों में है। अगर आपको अधिकारों का नॉलेज नहीं है तो आपके अधिकारों का हनन होगा, ये संभवतः है। इसलिए जो चीजें आप पढ़ते हैं उनको ग्रहण करें अच्छे तरीके से। हम कहीं पे भी जाते हैं या रोजगार का मामला, अब जैसे सरकारी भर्ती है, अब चलो पेपर बिक जाते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि भाई तू गरीब है इसलिए हम तेरे को नहीं लेंगे, जो अमीर है इसलिए लेंगे। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं ना, पढ़ाई करके जिसने मेहनत की उसकी नौकरी लगेगी। अब ये दिमाग अलग से आता है। अब कोई गर्म फूटी सरकार ऐसी हो तो वो फिर कर क्या सकते हैं, वो अलग अलग मैटर हो गया, लेकिन कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, रहने या कोई भी व्यवसाय या पेशा या कारोबार करने की जो स्वतंत्रता होती है उसे कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब है आप अपने मन में जो विचार है वो प्रकट कर सकते हैं, आप भाषण दे सकते हैं, या वरना कई सारे देश ऐसे होते हैं कि आपको वहां बोलने की अनुमति नहीं होती कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। जैसे भारत है, तो अगर भारत के अंदर आपको कुछ स्थितियां सही नहीं लगती है तो आप उनके खिलाफ बोल सकते हो, सभा कर सकते हो, संगठन बना सकते हो, देश के किसी भी भाग में आप आ जा सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, आप अपना बिजनेस चला सकते हो। तो इस तरीके की जो स्वतंत्रता है वो आपका मौलिक अधिकार संख्या 2 का स्वतंत्रता का अधिकार शामिल करेगा। तीसरा जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक प्रकार का अपराध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब है आपका किसी न किसी तरीके से शोषण हो रहा है। मानव व्यापार का मतलब होता है जबरदस्ती काम करवाना। जैसे कि मैं हूं, आप मुझे बंदी बना लेते हो और आप कहते हो कि तुम मेरे यहाँ पे काम करो, और उसके बदले आपको कोई भी श्रम नहीं दिया जाता है। श्रम का मतलब होता है आपको पैसे नहीं मिलते हैं, श्रमदान नहीं मिलता है, तो उसको कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे स्कूल नहीं जा करके कहीं पे काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का शोषण होगा।
ठीक है। उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथे नंबर का, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। देखो भारत जो है वो एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी प्रकार को लेकर के धर्म की पाबंदी नहीं है। आप चाहे तो हिंदू धर्म में रहें, चाहे तो मुस्लिम धर्म में रहें, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो भी आपको पसंद है उस धर्म में जा सकते हो, आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो। भारत जो है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। इसको बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का मतलब क्या है? संविधान में कहा गया है कि धर्म या धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। कोई भी राष्ट्र जहां धर्म को स्वतंत्रता दी गई हो और संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार की स्वतंत्रता दी गई, उससे तो कम हो ही क्या सकता है। जैसे आप जैसे मुस्लिम धर्म की बात करें तो इनके मदरसे होते हैं अपने धर्म के प्रचार प्रचार करने के लिए, तो उनको स्वतंत्रता दी गई। जैसे प्रत्येक धर्म की अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए स्कूल, जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो आपके आरएसएस का जो संगठन है वो भी एक प्रकार से धर्म को बढ़ावा देने के लिए अपनी स्कूलें संचालित करता है। ठीक है, आगे देखें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो सबसे लास्ट में है वो इन सभी की उपचारों का अधिकार है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि इनमें से, यानी जो ऊपर दिए गए 5 अधिकार है, इनमें से अगर उनका किसी का भी उल्लंघन हुआ है तो वो अदालत में जाकर के कंप्लेन कर सकता है कि मेरे इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और मुझे न्याय चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, यहाँ निम्नलिखित परिस्थितियां दी है, इसमें से कौन सी परिस्थिति ऐसी है जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? यदि 13 साल का बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो यहाँ उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो यहाँ पे भी उल्लंघन हो रहा है। यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो भी उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है तो यहाँ पे भी उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? तो यहाँ सब के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यानी किसी भी प्रकार का यहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे देखो, 5वां जो है वो धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। कहने का मतलब है कि इसके बारे में अपन अगले अध्याय में जो अगला चैप्टर है उसके अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मतलब ये होता है कि धर्मनिरपेक्ष वो राज्य होता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी-कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिस देश के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके, वहाँ लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया वे कई बार जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी होती है, लेकिन आप अभी आप इसके बारे में ज़्यादा जिक्र न करें। इस पुस्तक की बाकी अध्यायों में अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। ठीक है, आगे देखो, उपयुक्त तस्वीरें। तस्वीर जो है वो 24 जनवरी 1950 को है। संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान के एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इन्हीं संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसके ऊपर ये सब लोग अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सबसे निचले चित्र में बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें श्री जयराम दास दौलतराम, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजकुमार अमृता कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉन मथई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे जग जीवन राम, श्रम मंत्री खड़े हैं। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखा चित्र तस्वीरें बनाइए अथवा उनमें कविताएं गीत लिखिए, चर्चा कीजिए। ठीक है, ओके। और उसके बाद में आपके आ जाते हैं अभ्यास प्रश्न। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आपके अभ्यास प्रश्नों की बातचीत करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जानकारी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और ये पता नहीं यहाँ पे क्यों अटक गया है, इसकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अटका हुआ था वो सही हो गया। तो आगे वाली क्लास के अंदर मैं आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगा और थोड़ी बहुत चीज़ें जो इस चैप्टर के अंदर से आपको बतानी थी तो मैं वो नोट्स वाली क्लास का ओपन करके मैं आपको बता दूंगा। तो मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन है उसको ऐसे टक करके प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपका कोई भी भाई
छठी से लेकर 12वीं तक पढ़ता है और उसको पढ़ने वाले सब्जेक्ट अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहे हैं तो अपने इस चैनल को ज्वाइन कर सकता है। साथ में आपका कोई भी रिश्तेदार है जो भी अभी पढ़ रहा है तो उसको भी इसका लिंक शेयर कर दो। मिलेंगे अभ्यास प्रश्नों में, तब तक के लिए जय हिंद।